सभी को जय हिंद। आज की क्लास में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यहाँ पर हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके मॉडल की क्या क्या कमियां थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है कि इस मॉडल के अनुसार, मतलब इन्होंने इस मॉडल में क्या बताया आपको, ठीक है, वो हमने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट मेंशन किया है। देखो सबसे पहला पॉइंट है, इन्होंने कहा है कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है जिसे नाभिक कहते हैं। देखो इसको हम लोग ना डायग्राम से और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। देखो डायग्राम यहाँ पर हमने इसका बना रखा है, आप डायग्राम में देखिए। देखो बेटा, पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के एक सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है जिसे नाभिक कहते हैं। देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम बना है, ये जो आपको दिख रहा है सर्किल, ये परमाणु है। ठीक है, और ये क्या है, ये नाभिक है। और नाभिक पर धनावेश होता है, लिखा है ना समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है। यानी कि ये जो नाभिक है, ये परमाणु, ये जो है आपका, इसकी तुलना में बहुत छोटा होता है। इसकी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। और आपको मालूम होना चाहिए जो नाभिक है इसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये जो नाभिक है, नाभिक पर आवेश कैसा होता है, धनावेश होता है। नाभिक में होते क्या हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो नाभिक है वो कौन सा है, ये वाला इतना पार्ट है, ये नाभिक है, और इस पर प्लस का आवेश है, उस पर प्रोटॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। तो ये जो आपको बाहर ये जो सर्किल दिख रहा है, ये क्या है, ये 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का जो लिखा है ना, त्रिज्या वाले खोखले गोले में, यानी कि ये आपका परमाणु है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर। और इसमें क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। देखो लिखा है ना, नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। और इन इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, ऋणावेश होता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है वो नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। नाभिक पर कैसा होता है, प्लस का आवेश होता है। ठीक है, तो इन्होंने अपने दूसरे स्टेटमेंट में ये कहा, दूसरे पॉइंट में, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका जो ऋणावेश होता है वो नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है कि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं।
यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो परमाणु के अंदर है, ये नाभिक के चारों ओर, देखो ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच, यानी कि आप ये भी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच या इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि इसके लिए आपने कहा जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा वो किससे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कमियां है ना वो यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, इन्होंने कहा विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जिसके लिए आवश्यक जो अभिकेंद्र बल है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक या प्रोटॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब देखो इसकी कमियों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिखा है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है मैक्सवेल के अनुसार। मैक्सवेल के अनुसार क्या है कि आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर घूमता है। मैक्सवेल के अनुसार है कि आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उसकी ऊर्जा की हानि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। इस बात को रदरफोर्ड परमाणु मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तो मैक्सवेल ने यह बताया है कि आवेशित कण जो होते हैं वो वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं तो उसकी ऊर्जा की जो हानि है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। मतलब इस पॉइंट को रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के द्वारा नहीं बताया जा सकता, ना समझाया जा सकता। ठीक है, अगला देखो दूसरा पॉइंट है रदरफोर्ड के अनुसार। रदरफोर्ड के अनुसार क्या है कि परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, परंतु परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है, असतत या रेखीय होता है। ध्यान रखना, रदरफोर्ड के अनुसार क्या है कि परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, परंतु परमाणु का स्पेक्ट्रम असतत या रेखीय होता है। इस बात को रदरफोर्ड मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, और अगला पॉइंट एक हमने और यहाँ पर लिया है कि इसके द्वारा, यानी कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है इसके द्वारा परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने 3 पॉइंट मेंशन किए हैं ये आपके रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों से रिलेटिव हैं, और यहाँ पर जो 3 पॉइंट मेंशन किए थे ये आपके रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेना, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है।